हेलो बच्चों। पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, जगह जगह कि सर जेई मेन हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, कुछ बच्चों का होने वाला है। अब सर जेई एडवांस की प्रिपरेशन किस तरह से करें। आई हैव फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेक। मैं हर बच्चे को वैसे अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ, बट आई फाउंड दैट कि मोस्टली बच्चों के जो डाउट्स हैं वो काफ़ी कॉमन है। तो आप किस तरह से एडवांस को प्लान कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स पर खास तौर से ध्यान रख सकते हैं, कैसे जेई मेन के मोड से कैसे एडवांस के मोड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इस बात को हम अगले 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। ये टोटल 15 मिनट जो है ये आपके रैंक को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हैं। सो आराम से इत्मीनान से सारी की सारी बातें सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या चेंज है जेई मेन और एडवांस में। जेई मेन का सिलेबस थोड़ा सा एडवांस से ज्यादा है, एडवांस का कम है। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हल्का सा कम है। अगर मैं फिजिक्स की अगर बात करूं तो रफली आप ऐसा मान सकते हो कि सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम ये जेई मेन के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। एडवांस के सिलेबस में बाकी सारे के सारे टॉपिक हैं, फिर भी मैं कुछ चेंजेस के साथ आपको बातें बताता हूं कि 2-3 चेंजेस हैं जो जस्ट अभी जेई एडवांस में इंक्लूड हुए, उनको हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बड़ा सारे टॉपिक हैं, मैंने सारे सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे हैं, जिस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए उस सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। अल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दोनों ही आगे। और ईएमआई, ईएमआई सारे सिलेबस में एक नया टॉपिक उन्होंने और ऐड किया है, डायरेक्ट करंट के अंदर आरएलसी, मतलब रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। इन तीनों को एसी सोर्स के साथ तो पहले से सिलेबस में जेई एडवांस में पूछ भी रखे हैं। इस साल से एक छोटा सा टॉपिक और ऐड किया है कि डायरेक्ट करंट के साथ भी ये सारा का सारा आपके सिलेबस में है, तो ये एक अलग चेंज है। एक चेंज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी आपके सिलेबस में है। ऑल्दो उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख रखा है वो बिल्कुल बेसिक बेसिक लिख रखा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें लिख रखी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो पहले से ही सारा का सारा एडवांस लेवल का पढ़ा रखा है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो डीसी के अंदर आरएलसी सर्किट है ये मैंने नहीं पढ़ा रखा है, बट मैं जल्द से जल्द आपको जो कैट्स के जो लेक्चर है उसके थ्रू पढ़ा दूंगा, आप चिंता ना करें। मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स 1 और मॉडर्न फिजिक्स 2, मतलब मॉडर्न फिजिक्स 1 और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दोनों वैसे के वैसे पहले भी सिलेबस में थे, अब भी सिलेबस में वैसे के वैसे ही है। हीट और थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल वैसे का वैसा ही जैसे जेईई मेन में है वैसे ही सारा का सारा सिलेबस में है। काइनेमेटिक्स जैसा कि आप जानते हो बड़ा पूरा का पूरा सिलेबस में है। मैकेनिक्स में सारे के सारे टॉपिक बड़ा जो जेईई मेन में है वो सारे के सारे सिलेबस में है। ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी सिलेबस में है और ऑफ कोर्स वेव ऑप्टिक्स भी सिलेबस में है। वेव ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लास्ट ईयर तक एडवांस में नहीं थे, जैसे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ब्रूस्टर लॉ, पोलरॉइड्स, ये सारे के सारे लास्ट ईयर तक एडवांस के सिलेबस में नहीं थे, इस साल से एडवांस के सिलेबस में है। अगेन मैंने जो आपको पहले से पढ़ा रखा है बट वो एडवांस लेवल का ही पढ़ा रखा है। बस डिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी हायर डिफरेंशियल कैलकुलेशन में लगती है, तो वो डेरिवेशन मैंने नहीं करा रखी, वो सिलेबस में नहीं है, उसका फॉर्मूला ही सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक बेटा जेईई मेन के सिलेबस में थे और अब से ये एडवांस के सिलेबस में भी है। सिंपल अगर कहें तो बेटा एरर एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट और वेक्टर मतलब मैथमेटिकल टूल वाला जो सिंपल सा मामला है वो भी आपके सिलेबस में है, आपने पहले सारा सारा पढ़ रखा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड वेव्स और स्ट्रिंग वेव, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जो आखिर में टॉपिक आता है ना बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला, वो भी इस साल एडवांस के सिलेबस में है। लास्ट ईयर तक वो एडवांस के सिलेबस में नहीं था, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन आपके जेईई मेन के सिलेबस में तो पहले से था, तो आपने पढ़ ही रखा है। अगेन मैंने आपको जो पढ़ा रखा है वो जेईई मेन हिसाब से पढ़ा नहीं रखा, पहले से एडवांस के हिसाब से पढ़ा रखा, सो यू नीड नॉट टू वरी। बाकी बच्चों को तो नहीं पता, बट यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, ध्यान रखना कि बेटा साउंड वेव्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट वगैरह सब कुछ सिलेबस में है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव का सिलेबस में है, लाइट वेव का बेटा जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी तक तो मतलब इस साल तो नहीं है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आप देख सकते हो कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और मैकेनिक्स का रहता है। इन दोनों का मिलाकर आप रफली कह सकते हो कि 52 से 53 हिस्सा जो है एडवांस के अंदर इन दोनों सेक्शंस का पूछते हैं।
मॉडर्न फिजिक्स काफी छोटा है बट फिर भी इसका 11% के आसपास इसका वेटेज रहता है और ये बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इसके थोड़े से इजियर क्वेश्चंस पूछते हैं। यही हाल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का है, 10% के आसपास, ऑप्टिक्स 10% के आसपास, वेव्स 8% के आसपास, यूनिट एंड मेजर 6% और काइनेमेटिक्स 2% के आसपास वेटेज है। इसमें से कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 53% हिस्सा है ये थोड़ा सा टफर साइड का होता है और ये जो बाकी 47% है ये थोड़ा सा इजियर काइंड ऑफ होता है। तो मैं मोस्टली बच्चों को ये कहता हूं कि यार मॉडर्न फिजिक्स छोड़नी नहीं होती, इजी सवाल पूछते हैं। हीट एंड थर्मो पक्का करना चाहिए, ऑप्टिक्स पूरा करना चाहिए, वेव्स पूरा करना चाहिए, यूनिट एंड मेजरमेंट भी अच्छे से करना चाहिए। काइनेमेटिक्स को चलो अपन एक बार के लिए मैकेनिक्स का पार्ट मान लेते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत ही इजी से टॉपिक्स हैं, इनको करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो अगर आपने पहले से जेईई मेन के लिए इन सारे टॉपिक्स को पढ़ रखा है तो ऑफकोर्स आप ये मान के चलें कि आप एडवांस का सवाल भी करने के लिए बड़े आराम से कैपेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, बाकी ये थोड़े से टफ होते हैं बट वो तुम जो टफनेस है उसको मैनेज कर सकते हो, आपको सब पढ़ा रखा है, आपको सब आता है, विश्वास रखें। नेक्स्ट इज बेटा मैं इंपॉर्टेंट मतलब 2006 से लेकर 2022 तक जितने भी सवाल हैं वो किस किस चैप्टर से पूछे गए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता हूं। इसका ये अर्थ नहीं कि इस साल भी एग्जैक्टली वही पैटर्न रहेगा बट फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए किस चैप्टर के सवाल थोड़े से ज्यादा पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा सवाल वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पूछे, 58 सवाल पूछे 2006 से 2022 तक, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर बाद में रिजिड बॉडी डायनामिक्स। इन तीनों के सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इन तीनों में अगर देखें तो मैं ऐसा क्लियरली मानता हूं कि ऑप्टिक्स जो है वो इन तीनों टॉपिक के अंदर सबसे आसान है, सबसे आसान। और फिर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थोड़ा सा टफर आपका रिजिड बॉडी डायनामिक्स है। ये दोनों चैप्टर थोड़े से आसान है, इसमें से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो आपका काफी आसान है तो उसे तो छोड़े ही नहीं। उसके बाद ईएमएफ के 44 क्वेश्चंस पूछे हैं इन 17 सालों के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के 42, केटीजे एंड थर्मोडायनामिक्स के 42, फ्लूइड एंड सरफेस टेंशन के 39 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स के 32। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स के 32 सवाल और मॉडर्न फिजिक्स के 42 सवाल, तो 74 क्वेश्चंस जो है पिछले 17 सालों के अंदर इतने छोटे छोटे टॉपिक से पूछ रखे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 29, साउंड वेव से 24, एरर एंड मेजरमेंट, व्हेन आई से एरर एंड मेजरमेंट तो एरर निकालना, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स और हैं वो, इन सब के मिलाकर बेटा लगभग 25 सवाल पूछे इन 17 सालों के अंदर। हीट ट्रांसफर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हीट ट्रांसफर जैसा छोटा टॉपिक जो मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, उसके 21 सवाल, उसके बेटा 21 सवाल पूछे 17 सालों के अंदर। सेंटर ऑफ मास जो बहुत बड़ा टॉपिक है, बच्चे करते करते थक जाते हैं, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम है और हीट ट्रांसफर के ज्यादा है। ईएमआई जैसा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जिसमें बच्चे फंसते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसके 20 सवाल पूछे और हीट एंड ट्रांसफर के 21 सवाल पूछे पिछले 17 सालों के अंदर। कुछ ज्ञान चक्षु तो खुले होंगे ना आपके, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के 17 क्वेश्चंस, कैपेसिटेंस के 18 क्वेश्चंस एंड ग्रेविटेशन जैसे छोटे टॉपिक के अगेन बेटा 17 क्वेश्चंस। ठीक, आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। मैं भी कहूं तो इसमें मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगा, मुझे ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट लगता है बेटा, मुझे ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, साउंड वेव्स मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इजियर पूछते हैं इसलिए मेरे को अच्छा तो लगता ही है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि इनको करना इजी है ना, इनको करना इजी। अब आरबीडी पढ़ना ऑफ कोर्स टफ है, सवाल तो पूछेंगे लेकिन थोड़ा सा करने में समय लगता है। ये सारे टॉपिक जो मैंने गोले कर रखे हैं इनको करना थोड़ा सा आसान है। इसका यार बिल्कुल नहीं कि सिर्फ ये चैप्टर पढ़ के जाएंगे, अपन तो सब पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है फिर अल्टरनेटिंग करंट जैसा छोटा टॉपिक फिर से 12 सवाल ले गया। यूनिट एंड मेजरमेंट के 12 सवाल, वर्क पावर एनर्जी के 11 सवाल, सर्कुलर मोशन के 10 सवाल, वेव ऑप्टिक्स के 11 सवाल, स्ट्रिंग वेव के 9 सवाल, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी के 9 सवाल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 9 सवाल, प्रोजेक्टाइल के 8, फ्रिक्शन के 6, रेक्टिलिनियर के 4, रिलेटिव के 4, कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन के 3 और मैथमेटिकल टूल मान लो या बड़ा वेक्टर मान लो उसके 2। ये तो बोनस टाइप के से हर कोई बच्चा सही कर देता है। आई होप आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंस है उनका। मैं अगर इजी, मॉडरेट और टफ की अगर बात करूं, मैं पहले बोल दूं कि जो मैंने इजी, मॉडरेट और टफ बता रखे हैं ये एडवांस के पेपर के हिसाब से बता रखे हैं। मतलब जेईई मेन का इजी जो होगा वो और एडवांस का जो इजी होगा वो दोनों ऑफ कोर्स सेम नहीं है। ठीक है, तो इजी अमॉन्ग द एडवांस्ड क्वेश्चंस, मॉडरेट अमॉन्ग द एडवांस्ड क्वेश्चन, मैंने इस तरह से इन सबको बांटा है। पिछले इन 17 सवाल में 665 क्वेश्चंस पूछे हैं। मेरे हिसाब से 164 सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल
सीधे सपाट सवाल है, जिसमें किसी बच्चे ने अगर क्लास में ढंग से बातें सुन रखी है, होमवर्क ठीक ठाक कर रखा है, बेसिक दिमाग चलता है, तो उसमें से 164 सवाल 665 में से 164 क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं। जो चीजें आपने पढ़ रखी है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, आपको कुछ नया नहीं सोचना, कुछ इनोवेटिव नहीं सोचना, जो आपने पढ़ा रखा है सीधा उसका एप्लीकेशन है। ये 24% के आसपास का मामला है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पिछले 3 या 4 साल से जनरल कैटेगरी की एडवांस में जो कट ऑफ है वो लगभग 16% से लेकर 19% के बीच में ही ट्रेवल कर रही है। एवरेज अगर मैं 17% मान लूं तो कट ऑफ आईआईटी का जा रहा है 17% और आसान सवाल पूछ रहे हैं 24%। तो इसका मतलब कोई बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ एडवांस के आसान सवाल अगर छांट कर उनको भी अगर सही कर दे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर जो चीजें पढ़ रखी है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तब भी वो 24% के आसपास नंबर ला सकता है। मतलब एक तरीके से वो जो आईआईटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा अगर 24% के आसपास नंबर आते हैं तो। पिछले 3-4 साल के ट्रेंड को अगर देखें तो इस साल एक्सट्रीमली इजी पूछ रहे तो अलग बात है। जो मॉडरेट क्वेश्चंस है उनकी संख्या 386 है 665 में से, लगभग 58% मॉडरेट है। मॉडरेट मेरे कहने का अर्थ है कि ये सवाल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट्स पहले से पढ़ रखे हैं, जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, जो थ्योरम्स पहले से पढ़ रखे हैं, जो डेरिवेशंस आपने पढ़ रखी हैं, वो आपको कैपेबल बना देती हैं सवाल करने के लिए। आपको हल्का सा अगर इनोवेटिव होगे, हल्के से अगर आपने इस तरह के सवाल पहले से कर रखे होंगे तो आप बड़े आराम से इन सवालों को भी सही कर सकते हो। कोई भी अच्छे से अच्छा बच्चा जो है, बढ़िया जो बच्चा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मॉडरेट क्वेश्चन है इनमें से आधे से ज्यादा सवाल सही कर देगा। आधे से ज्यादा सवाल वो बड़े आराम से सही कर देगा, और जैसे आधे से ज्यादा सवाल सही कर देगा तो उसके तो बड़े आराम से 1000 के अंदर भी रैंक आ सकती है। 24% ये और 30% ये, 54% 53% के आसपास मामला बैठता है। और 53-54% तो मार्क्स आप पिछले बेटा 3-4 साल के जितने भी पेपर हैं, जितने भी रिजल्ट हैं, उठा के देख लो, तगड़ी से तगड़ी 1000 के आसपास रैंक अच्छे से आराम से आ जाती है। तो मॉडरेट की भी अगर मैं सिर्फ 50% सवाल कर लूं, मॉडरेट के अगर आधे सवाल भी अगर कर लूं तो मेरा काम बच जाएगा। टफ लगभग 18% सवाल जो है, मतलब हर लगभग 6 में से 1 सवाल जो है वो एक्सट्रीमली टफ पूछते हैं। ये जो एक्सट्रीमली टफ पूछते हैं, मैं सामान्य बच्चों को ये कहूंगा, मतलब अनलेस वो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 वाला बच्चा हो, ऊपर की 10 रैंक वाला बच्चा हो, जो बाकी बच्चे हैं 10 रैंक के आगे वाले जितने बच्चे हैं, उन सबको मैं कहूंगा कि बेटा ये जो टफ वाले सवाल है इसमें से अगर कोई सवाल आपको हिट हो जाए तो कर दो, अदरवाइज इन सवालों को देखकर ये समझना कि ये टफ है और उसको जो छोड़ना है, उसको जो लीव करना है, वही तुम्हारी रैंक का अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्टर है, वही तुम्हारी रैंक को इंक्रीज कर देगा। सवाल देखा और देखते समझ में आ गया इसमें पंगा है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, और वो सारा का सारा समय किसी आसान सवाल पर, किसी मॉडरेट सवाल पर लगा दिया, इतना करते ही हमारी रैंक जो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अनलेस कोई बच्चा ऐसा हो जो रैंक 1 और रैंक 2 वाला हो तो बड़ा ऑफ कोर्स अलग बात है कि वो बच्चा तो इसको भी सोच लेगा। बट जो बच्चा में 10-20 रैंक के बाद वाले जो बच्चे हैं वो बड़े आराम से अगर इन सारे के सारे सवालों को अगर छोड़ भी दें, इन सवालों को देखते ही छोड़ दें, तब भी उनकी रैंक पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सारे के सारे सवाल छोड़ दो और ये सारे के सारे सवाल कर लो, तब भी आपकी कोई रैंक 100 जो है, 100 रैंक जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये मत मानना कि 100 रैंक करने के लिए ये जरूरी है ना, ये सारे के सारे 18% तुमने अगर छोड़ दिए तो मान के चलो आप 100 की तरफ जा रहे हो, 100 रैंक आपकी बन रही है, इनमें मत उलझो, देखो मत इनको, बस सवाल देखते समझ जाओगे ये तो टफ है, ये तो भयंकर है, ये तो फंसाएगा, समय भी लेगा और आखिर में -2 विल बी अवॉर्डेड, छोड़ दो फटाक से। इनको छोड़ने के बाद भी 100 रैंक कहीं नहीं गई। अगर ये अपने अच्छे से कर दिए, इनमें से भी कुछ अगर मान लो सवाल छूट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी 100 रैंक बड़े आराम से आ सकती है। तो ये ना सोचे कि टॉप 100 रैंक वाला इन 18% सवालों करके आएगा, नहीं, 100 रैंक 82% पे नहीं आती है, मतलब 18% को निकाल दो तो 82% पे 100 रैंक नहीं आती, 100 रैंक तो बड़े आराम से 70% पे आती है, 65% पे आती है, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स पेपर। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ना ये करने ही करने, नहीं, ये छोड़ने ही छोड़ने हैं, ये छोड़ने ही छोड़ने। ठीक है, फिर भी कोई रैंक 1 रैंक 2 वाला बच्चा है तो ऑफ कोर्स बेटा वो तो करेगा। ठीक, मेरे ख्याल से मैं जो बोलना चाह रहा हूं तुम समझ गए होंगे। मस्ट टू डू, फाइट विद देम, लीव देम। और ऑफ कोर्स अगले 2 महीने तक हमें अपने आप को इस तरह से ट्यून करना है कि मैं इस तरह की चीजों को पहचान सकूं, अगर पहचान गया तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज कि यार अगले मैं 2 महीने को किस तरह से प्लान करूं कि मेरी अच्छे से अच्छी रैंक आए। सबसे पहले क्या पढ़े बेटा, क्या पढ़े में मैं कहूंगा कि नॉट समथिंग न्यू,
कोई भी नई चीज जो है ना उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, चाहे वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं 2 साल आरबीडी नहीं पढ़ा, मैंने जेईमेन का एग्जाम तक मैंने आरबीडी बिना पढ़े दे दिया, सर अब आरबीडी पढ़ूं क्या? नहीं, जो पढ़ रखा है उस पर खेलो, ठीक। हाँ, पढ़ने में ऐसा हो सकता है कि आप ये कह दो कि सर ये वाला टॉपिक जो है ना इसको मैंने जेई मेन लेवल का कर रखा है, अब मैं सर इसको एडवांस लेवल तक करना चाहता हूं और मैं कुछ लेक्चर्स अटेंड करना चाहता हूं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने भी प्रखर प्रवीण वाले जो बच्चे हैं वो प्रखर प्रवीण के जो लेक्चर्स हैं उनसे करें। उतना समय ना हो तो ऑफ कोर्स बेटा आपके पास जो फास्ट लेन के जो लेक्चर्स हैं उनसे करें। जो बच्चे हमारे प्रखर और प्रवीण के नहीं है वो YouTube के लेक्चर से बड़े आराम से उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक्स उनके जेई मेन लेवल तक के हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि बड़े आराम से सारा का सारा काम बन जाएगा। तो प्रखर प्रवीण वाले तो पहले तो अपने बेटा खुद के लेक्चर से करें, उतना समय भी ना हो तो फास्ट लेन से करें। फास्ट लेन में सब कुछ है कॉन्सेप्चुअली, कोई दिक्कत नहीं, इक्का दुक्का सवाल है तो कम होगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सब कुछ पढ़ा रखा है जो एडवांस में आपको चाहिए। पढ़ने में मैं एक बात और बोलूंगा कि जो नए वाले टॉपिक हैं, जो मैंने बोला ना कि यार ये वाले टॉपिक लास्ट ईयर एडवांस में नहीं थे लेकिन इस साल एडवांस के अंदर है, उनको थोड़ा सा एक स्पेशल वेटेज दे सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाएंगे। जैसे अगर मौका मिले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर पढ़े, बड़ा मैंने पहले से एडवांस लेवल का पढ़ा रखा है। डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन टाइप की चीजें बड़ा उनको जरूर पढ़े। सरफेस टेंशन के अंदर सोप क्या करता है इस पर बड़ा कोई आर्टिकल हल्का सा पढ़ सकते हो, हालांकि बड़ा इस पर कोई बहुत भारी बात नहीं है ना, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ सकते हो, डैम्पिंग पढ़ सकते हो, सरफेस टेंशन पढ़ सकते हो, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइड हो गया, ब्रूस्टर एंगल हो गया, ये भी आप पढ़ सकते हो। पहले से ही मैंने आपको एडवांस लेवल का पढ़ा रखा है, फिर भी आप इनको और समय दे सकते हो। अगली बात कि सर आखिर सवाल कौन से करें, कैसे करें। सवाल करने में जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं जिनके बेटा मैसेज बार बार आ रहे हैं, मैं उनको एक सीक्वेंस तो बता ही रहा हूं, बट मैं सारे बच्चों को बताता हूं। सबसे पहले बेटा मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 2 करो। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का जो जेई मेन वाला पार्ट होता है पहले से कर चुके हो, एक्सरसाइज 2 करो। उसके बाद बेटा आप जो डीपीपी है, जो पूरे साल भर जो डीपीपी मिली है वो करो, ठीक है। उसके बाद बेटा आप एक्सरसाइज 3 का जो एडवांस वाला सेक्शन है वो करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये वाला काम तो पहले से करके बैठे हैं, तो वो अब आए एक्स्ट्रा एज पे। एक्स्ट्रा एज के अंदर भी 2 सेक्शन है, एक तो पहले वाला और बड़ा एक दूसरा ऑफ कोर्स एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, हाई लेवल प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ लिखा होगा। एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को एक बार लीव कर दो और जो पहले वाला जो सेक्शन है ना एक्स्ट्रा एज का वो कर सकते हैं। ये भी अगर कंप्लीट है तो उसके बाद बेटा ऑफ कोर्स आपके जो कैट्स के अंदर जो डीपीपीज मिली है जिसे हम कैप्स कहते हैं उसे करें। तो हमेशा ये वाले सीक्वेंस अगर आप रखोगे तो बड़े आराम से आपका काम बन जाएगा। कुछ बच्चे सीधे यहां से यहां भी जंप कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, कुछ बच्चे बेटा यहां से यहां जंप करें और फिर बेटा यहां से यहां जंप करें, तो बड़े आराम से उनका सारा काम बन जाएगा डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना समय है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर मैं फलां बुक कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके अंदर खूब सारे मोर देन वन करेक्ट, मैच द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच टाइप के सवाल हैं। अगर आप किसी बुक के साथ कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल आप उस बुक को यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगेन मैं ऑफ कोर्स है ना बेटा सबसे पहले तो मैं ना जो अपना मटेरियल है उसको तो मैं ऑफ कोर्स प्रायोरिटी दूंगा ही दूंगा कि सबसे पहले इसे करें, ये हो जाए, उसके बाद आप जिस बुक के साथ कंफर्टेबल हो जिसको देख को आपको लगता हो कि हाँ भाई इसमें एडवांस लेवल के भी सवाल हैं और एडवांस टाइप के भी सवाल हैं। एडवांस टाइप के मतलब मैच तो कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच, है ना, मोर देन वन करेक्ट, इस टाइप के सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है, तो उस टाइप के सवाल भी हैं और एडवांस के लेवल के सवाल भी। अगर आप किसी बुक से सेटिस्फाइड हो तो आप उसे साथ साथ सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही है। लेकिन ये सब करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा कह दे कि सर मुझे इसमें से ये वाला जो सेक्शन है बहुत टफ लग गया, बाकी मैं सारे निपटा चुका हूं, अब मैं कोई बुक कर लूंगा। बेटा बिल्कुल कर लूं, बिल्कुल कर लो। सर कौन सी बुक करूं? जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप क्या कन्विंस होने चाहिए कि बुक एडवांस लेवल की है और इसके जो सवालों का जो पैटर्न है वो एडवांस के पैटर्न जैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहते हैं कि सर मैं ना हर तरह के सवाल के साथ कंफर्टेबल हूं, लेकिन जैसे ही मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना वैसे मेरे से सवाल नहीं बनता, मैं मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में 1 या 2 ऑप्शन मेरे से मिस हो जाते हैं। तो उस केस में क्या करो कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करो, तो जो अपना मटेरियल है उसमें से सारे के सारे मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस निपटा दो।
वो करते करते मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है वो धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ सर सवाल बहुत कम हो, तो एक काम करो कि जो बुक आपको पसंद हो उसमें से मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन ढूंढ के उसे करते रहो, काम बन जाएगा। नाउ यू विल बी प्रो इन मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस। मैंने ये मोर देन करेक्ट क्वेश्चंस एग्जांपल के लिए बोला है, बाकी हो सकता है कोई बच्चे को लगे इसमें हर तरह का सवाल बड़ा करता हूँ। मैट्रिक्स मैच मेरे से नहीं हो पाते कि ए कैन मैच विथ पी क्यू आर एस, बी कैन मैच विथ एनी नंबर ऑफ पी क्यू आर एस, वो उस तरह के सवाल नहीं होते। सर एडवांस में इस तरह का सवाल पूछ ले तो मैं क्या करूंगा, तो पहले से प्रैक्टिस करना, अगले 2 महीने तक इस तरह के सवाल के साथ ज्यादा प्रैक्टिस करो, इस तरह के सवालों के साथ ज्यादा समय स्पेंड करो। तुम इन सवालों में अच्छे इसलिए नहीं होगे कि तुमने इनके इस तरह के सवालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर तुम टाइम स्पेंड करोगे तो इस तरह के सवालों के साथ भी तुम अच्छे हो जाओगे और इनके अंदर तुम बड़े आराम से प्रो होकर अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। बेटा टेस्ट जरूर 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 दें, और जब भी मौका मिले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें, कंप्यूटर पर बैठ के टेस्ट दें। जब भी मौका मिले तो कोशिश करें कि एक ही दिन में दोनों टेस्ट दें, मतलब एडवांस में 2 टेस्ट होते हैं, 9 से 12 और बेटा मेरे ख्याल से 3 से 6, तो तुम भी इन 6 घंटों के अंदर एक ही दिन में टेस्ट देने की कोशिश किया करो। टेस्टिंग बेटा कोशिश करो कि बहुत ही रिलेवेंट सोर्स से आप दो। ऑफ कोर्स अपना जो कैट्स वाला प्रोग्राम है उसके अंदर बेटा आपके लगातार टेस्ट होते रहते हैं, तो उन टेस्ट को तो आप मस्ट दें। अपने जितने भी प्रखर प्रवीण वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे बेटा कैट्स के अंदर पहले से एनरोल्ड हैं, तो कैट्स के जितने टेस्ट हैं वो सारे के सारे दें। नो, और अगर वो सारे टेस्ट दोगे तो मान के चलो कि जो एक्चुअल जेईई एडवांस का एग्जाम जो होगा वो काफी हद तक हमारे वाले मॉक टेस्ट के जैसा सा ही होगा। हमारे वाले टेस्ट में आपको उतनी ही इनोवेशन लगानी पड़ेगी, उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा, उतना ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सब कुछ वैसा का वैसा होगा। तो तुम बड़े आराम से वो सारे सारे टेस्ट देख के यूज टू हो सकते हो कि कैसे एडवांस के टेस्ट को फेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि यार बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो जेईई मेन स्पेसिफिक पढ़ाई की है, मैं एडवांस के गियर में कैसे शिफ्ट करूं? अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के हिसाब से पढ़ाई कर ली, अब एडवांस का क्या मुझे कुछ डिफरेंस चाहिए, कुछ करना है क्या? बेटा पहली बात तो ये कि जेईई मेन और एडवांस का सिलेबस लगभग सेम है, बल्कि एडवांस का हल्का फुल्का कम ही है। तो ऐसा नहीं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा, तुमने सब पढ़ रखा है। पहली बात तो ये, खास तौर से अगर कंपटीशन से पढ़ रखा है तो हमने तो सारा पढ़ाई एडवांस लेवल का है। यूं तो है नहीं कि हमने सीधा फॉर्मूला लिख दिया कि बेटा अच्छा ठीक है इस फॉर्मूले का आंसर निकाल दो, ऐसा तो किया ही नहीं ना। सारा एकदम आराम से बारीकी से हर बात समझाई है कि बेटा ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, तो तुम्हें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर तुमने सारे साल बड़े आराम से अच्छे से पढ़ाई कर रखी तो तुम चिल रहो, तुम्हें सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडवांस के एग्जाम में बेटा 30% 35% अगर मार्क्स आ रहा तो बच्चा वैसे अच्छा कर जाता है, हमें 100% पेपर ही नहीं करना। तो कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस इज द की। तो जेईई मेन की अगर पढ़ाई कर रखी है तो मान के चलो कि अगले 2 महीने के अंदर तुम बड़े आराम से अपने आप को बिल्ड कर सकते हो एडवांस में अच्छे नंबर लाने के लिए, एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए। बस पहली बात तो बेटा क्या है, कॉन्फिडेंस रखो और लगातार लगे रहो। और जो मेन का और एडवांस का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के साथ खुद का एक तालमेल बिठा लो। सर डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस ऑफ कोर्स ये है कि जेईई मेन के अंदर इजी क्वेश्चन पूछेंगे और एडवांस में टफ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऑफ कोर्स डू एज मेनी टफ क्वेश्चंस एज यू कैन। सर कहां से करूं? बट ऑफ कोर्स मैं कह दिया ना, जितने सोर्स तेरे को अच्छे लगे वहां से कर ले। सर मैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस देख देख के करना चाहता हूं, तो बड़ा ऑफ कोर्स हमने आपको जो कैट्स का एक्सेस दे रखा है, कैट्स बेटा एक तो हम 10 तारीख और 18 तारीख को वैसे स्टार्ट कर रहे हैं, उनमें करना चाहो उनसे कर लो। तो कैट्स के जो लेक्चर है उससे तुम ये भी सीख जाओगे कि टफ सवाल को हैंडल कैसे करना है, और फिर वो हैंडल करना अगर सीख गए तो उसके बाद जो डीपीपी मिलती है कैंप्स वाली, उसको कर करके तुम भी आइडिया लगा लोगे कि तुम टफ सवाल को किस तरह से करते। तो स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन विथ टफ क्वेश्चंस। बट टफ का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल कोई सवाल बिल्कुल रिडिकुलसली टफ और तुम सारा दिन उस पर लगा दो, नहीं। जेईई के रिलेवेंट जो टफ क्वेश्चंस हैं वही करो। जैसे मैंने कहा ना कि इजी, मॉडरेट और टफ, तो अधिकतर तुम्हारा टाइम बेटा कहां पर स्पेंड करो? इजी और मॉडरेट पे। वो जो भयंकर टफ वाले सवाल है वो तो आखिर में भी छोड़ने, तो उन पर अभी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। एडवांस के लेवल के जो सवाल हो, इजी और मॉडरेट, उस तरह के सवालों पर टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड करें। दूसरा जो डिफरेंस है वो है बेटा ऑफ कोर्स पैटर्न का। जेईई मेन का जो पैटर्न है बेटा वो तो ऑफ कोर्स पहले से पता रहता है कि उसका पैटर्न कैसा है, कि हाँ भाई 30 सवाल पूछेंगे, 25 करने हैं, 20 सवाल सिंगल चॉइस क्वेश्चन और 10 सवाल आपके न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें से 5 करने हैं। पर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है। एडवांस के अंदर ना तो मैं ये पता कि पर सब्जेक्ट कितने सवाल पूछेंगे, किस तरह के सवाल पूछेंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, हमें पहले से कुछ पता ही नहीं है। और यही इसी कारण से तो एडवांस का जो एग्जाम है वो अपने आप में शानदार है।
इसमें जो बच्चा पहले से सोच के जाएगा कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा वो निपटेगा, और जो बच्चा एडवांस के एग्जाम के हिसाब से अपने आप को ढाल देगा वो फोड़ देगा। इसी कारण से हम लोग भी जितने भी कैट्स के टेस्ट होंगे, ये बेटा जो मैं प्रखर के और प्रवीण के जितने भी टेस्ट हम लेंगे एडवांस के, उसमें पहले से पैटर्न बताते ही नहीं है, और हर बार पैटर्न चेंज। कई बार मोर देन क्रेडिट क्वेश्चन पूछ ले, कई बार नहीं पूछा, कई बार कॉम्प्रिहेंशन पूछा, कई कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा, क्योंकि एक्चुअल एडवांस का पैटर्न भी नहीं पता, एक्चुअल एडवांस का भी मार्किंग स्कीम नहीं पता। तो जब उसका मार्किंग स्कीम नहीं पता तो हम क्यों बताएं? वहां पर मार्किंग स्कीम ऑफ कोर्स जो इंस्ट्रक्शंस होगी उस पर लिखा आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। तो हम भी जितने प्रकार के एडवांस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जितने तरह के पेपर वो बना सकते हैं, हम सारे के सारे उस तरह के पेपर आपके पहले से ही ले लेंगे। तो तुम अपने आप को ट्यून कर लो। किस दो चीज के लिए ट्यून करना है? एक तो टफ क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसके लिए, और जो एक एक्सटेम्पोर टाइप का पेपर आता है, बिल्कुल फ्रेश पेपर आता है, इसका ना पैटर्न पता हो, ना सवालों की संख्या पता हो, ना सवालों का टाइप पता हो, ना सवाल की मार्किंग स्कीम पता हो, उस तरह के पेपर के अंदर अपने आप को किस तरह से प्रो बनाना है उसके लिए अपने आप को ट्यून कर लो अगले 2 महीने तक। अगर ये तुमने गियर शिफ्ट कर लिया तो मान के चलो सब कुछ बढ़िया जाएगा, तगड़ा जाएगा, चिंता वाली बात ही नहीं होगी। तो तुम्हारे पास तो काम ही सिर्फ और सिर्फ यही है। तुम जहां कहीं कंफर्टेबल हो वहां आराम आराम से इत्मीनान से पढ़ो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर पढ़ना, सवाल करना और टेस्ट देना, क्या सर सारे के सारे काम आप हमारे लिए कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, पढ़ तो नहीं सकता। तो इसके लिए मैं कई बार बोल चुका हूं, हम बेटा कैट्स हमारा जो बैच है वो बना ही इसलिए है कि जेई मेन से जेई एडवांस किस तरह से शिफ्ट हुआ जाए। प्रैक्टिकली हमने कैट्स का जो बैच है उसको फ्री रखा है। किसी भी बच्चे के 98 परसेंटाइल है उस बच्चे के लिए बैच फ्री है। बहुत सारे बच्चे पहले से इस बैच को यूज कर रहे हैं, कई बच्चे तो कैट्स को यूज करके कंप्लीट भी कर चुके हैं कोर्स। अगर आपके 98 परसेंटाइल है, इस वीडियो के नीचे बेटा एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर देना, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपके 98 परसेंटाइल से कम है तो बेटा बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है 2478, ये जमा करके आप इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके एडवांस के अंदर 25,000 के अंदर रैंक आते, जो मुझे लगता है कि आ जाएगी अगर ढंग से कैट्स को यूज करोगे, तो ये सारा का सारा बैच आपके लिए फ्री हो जाएगा। सारे के सारे जो फीस है आपकी जीएसटी काट के रिफंड कर दी जाएगी। अगेन बैच कैसे बाय करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। कोई कोई बच्चा कह दे कि सर ना जो आपकी जो कैप्स की जो डीपी है, जो कैट्स की जो डीपी है, क्या उसकी हार्ड कॉपी मिल सकती है क्या? बेटा बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमने ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में हमने कुछ बुक्स बनाई है और इनके अंदर हमने सारे के सारे जो कैप्स के जो सवाल हैं वो विद सॉल्यूशन हमने सारे पब्लिश कर रखे हैं। ये अमेजन पे आप बाय कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है बाय करने का वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर भी कैट्स को लेके किसी प्रकार की कोई शंका हो या फिर बुक्स को लेके किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप बेटा इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 8 टाइम्स 0 सॉरी बेटा 4 टाइम्स 8 4 टाइम्स 0 21 7410 900 901 906 भी लगा सकते हो, 908 भी लगा सकते हो। कैट्स 5 जो है वो कल स्टार्ट हुआ है और कैट 6 जो है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा इसी में आ जाओ, है ना? ठीक है। और मैंने कहा बेटा हम तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री ही रखना चाहते हैं। कोई बच्चा अगर, ये तो एक तरह से सिंसियरिटी कॉस्ट है कि हाँ भाई पैसे दिए तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, सिंसियरिटी कॉस्ट। बाकी मुझे पता है कि इसमें हमारा पैसा लगना ही है। ठीक है, वापस देना ही है। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो हमें वापस देना ही है। चाहिए नहीं पैसे, रिजल्ट ही चाहिए। तो हमारा बच्चा पढ़े लिखे मेहनत करे भी करे। जो बच्चे ये सोच रहे हो कि सर नहीं मेरा तो इस साल नहीं बात बन पाएगी, मैं तो अगले साल के ही लिए ड्रॉप लेना चाहता हूं, उसके लिए मैं हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रवीण 5 का ऑनलाइन बैच है जो 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा और प्रवीण 1 का ऑफलाइन बैच है जो जयपुर में स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो बड़ा आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बैच को अगर बाय करना चाहो तो एडू कंपटीशन ऐप पर आप बाय कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आप किस तरह से एडवांस के लिए पढ़ सकते हो, किस तरह से आप मेहनत कर सकते हो, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई बात रह गई, कोई शंका रह गई हो तो बेटा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।